गुड मॉर्निंग बी ए थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स। आज हम लोग हेक्सर-ओलिन थ्योरी को पढ़ेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड की हेक्सर-ओलिन थ्योरी। हेक्सर-ओलिन थ्योरी आपको जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित सिद्धांत हैं, चूँकि हम उन्हें कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए आज हम हेक्सर-ओलिन थ्योरी पढ़ रहे हैं। और जिसमें हम क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी सिद्धांत हम पढ़ते हैं तो उसकी मान्यताएं ज़रूर होती हैं। तो सबसे पहले आज हम एक कवर करेंगे कि हेक्सर-ओलिन सिद्धांत की मान्यताएं क्या हैं। हेक्सर-ओलिन थ्योरी का उसमें सिद्धांत की में जो व्याख्या है वो किस प्रकार है और इस सिद्धांत की आलोचनाएं क्या हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के हेक्सर-ओलिन थ्योरी के बारे में हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री रिकार्डो ने और मिल ने भी रिकार्डो की थ्योरी को ही आगे बढ़ाया था। तो उनके अनुसार दो देशों में व्यापार तुलनात्मक लागतों से जो क्या बोलते हैं, तुलनात्मक लागतों में जो अंतर होता है उसके कारण होता है। तुलनात्मक लागत सिद्धांत के अनुसार यदि दो देशों में आंतरिक लागत अनुपात में अंतर है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने तथा ये दोनों को लाभदायक होने की संभावना बन जाती है। परंतु यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि दो देशों की लागत अनुपातों में अंतर क्यों होता है? Why there is difference between the cost? तो इस प्रश्न का उत्तर प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने नहीं दिया। तो इस प्रश्न का उत्तर स्वीडन के दो अर्थशास्त्री थे, हेक्सर और ओलिन, बर्टिल ओलिन और हेक्सर, और इन दोनों ने इसका उत्तर देने की कोशिश की थी। सबसे पहले 1919 में प्रोफेसर हेक्सर ने बताया कि दो देशों में व्यापार तुलनात्मक लाभ में अंतर के कारण होता है, और ये तुलनात्मक लाभ में अंतर दोनों देशों में उत्पत्ति के साधनों की सापेक्षिक जो कीमतें हैं उनमें अंतर के कारण, उनमें जो विभेद होता है, उनमें जो भिन्नता होती है, और तथा जो विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में साधनों के विभिन्न अनुपातों के जो प्रयोग होते हैं उनके कारण होता है। ये प्रोफेसर बर्टिल ओलिन ने बताया, और हेक्सर के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार कर उसकी विस्तृत व्याख्या कर दी। तो प्रोफेसर ओलिन ने अपनी पुस्तक थी उनकी इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड, और उसमें इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत का जो विस्तार से विवेचन किया तो वह बड़ा महत्वपूर्ण, और इन दोनों अर्थशास्त्रियों ने जिस सिद्धांत को विकसित किया उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का हेक्सर-ओलिन सिद्धांत कहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत भी कहते हैं। तो इस सिद्धांत का नाम साधन अनुपातों का सिद्धांत भी है, साधन अनुपातों का सिद्धांत। हेक्सर-ओलिन सिद्धांत जो था उसमें हेक्सर ने ये बताया था कि दोनों देशों में वस्तुओं की तुलनात्मक लागतों में अंतर के दो कारणों से होता है। एक तो साधनों की भिन्न भिन्न सापेक्ष दुर्लभता, अर्थात उत्पादन के साधनों की सापेक्षिक कीमतों में भिन्नता। दूसरा होता है विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त उत्पादन के साधनों के अनुपातों में भिन्नता। और प्रोफेसर बर्टिल ओलिन ने भी मूल्य के सामान्य सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर लागू करते हुए हेक्सर के मत का समर्थन कर दिया था। इसका जो कहना है कि साधनों की सापेक्षिक जो प्रचुरता की ही साधनों के मूल्यों में भिन्नता उत्पन्न करती है, जिसके कारण ही तुलनात्मक लागतों में अंतर होता है। तो ये हेक्सर-ओलिन सिद्धांत के अनुसार दो देशों के मध्य जो व्यापार है उस स्थिति में उत्पन्न होता है जब उनमें साधन प्रचुरता में अंतर हो, राइट, और साधन प्रचुरता ही साधनों की सापेक्षिक कीमतों में भिन्नता उत्पन्न करती है। एक देश में कुछ साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं जबकि दूसरे देश में वही दुर्लभ मात्रा में उत्पन्न होते हैं। अर्थात एक देश में पूंजी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तो दूसरे देश में श्रम ज़्यादा है। तो हेक्सर-ओलिन सिद्धांत के अनुसार पूंजी प्रधान जो देश हैं
वो पूंजी गहन वस्तुओं का निर्यात करेंगे और जो श्रम प्रधान देश हैं वो श्रम गहन वस्तुओं का निर्यात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो हैक्सर-ओलिन सिद्धांत रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत का विरोध नहीं करता, बल्कि उसे पूरक मानता है। रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत जो यह बताता है कि दो देशों के बीच व्यापार लागतों में तुलनात्मक अंतर के कारण होता है, किंतु रिकार्डो का जो सिद्धांत यह बताने में असमर्थ हो जाता है कि दो देशों में उत्पादन लागतों में अंतर क्यों उत्पन्न होता है। तो प्रोफेसर हैक्सर-ओलिन ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए अपना सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया था, और हैक्सर ने 1919 में अपने एक लेख में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रभाव, विशेष रूप से भूमि, पूंजी तथा श्रम के बीच आय के वितरण का उल्लेख किया था। प्रोफेसर हैक्सर ने सबसे पहले विभिन्न देशों में तुलनात्मक लागतों में अंतर के कारणों की व्याख्या करने का प्रयास किया था। अब हम इनकी इस सिद्धांत की एजम्पशंस पढ़ते हैं। सबसे पहले जो पहली अजम्पशन है इसमें, वो आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो हैक्सर-ओलिन का सिद्धांत है, उससे सबसे पहली अजम्पशन है कि दो देश, दो साधन और दो वस्तुओं वाला मॉडल है 2x2x2, जिसमें दो देश हैं, दो वस्तुएं हैं और दो साधन हैं। सेकंड है, इनमें दो देशों, दो वस्तुओं एवं दो साधनों के मॉडल में उत्पादन फलन जो है वो इनकी एक वस्तु इस प्रकार निर्धारित है, फलन इस प्रकार निर्धारित है कि एक वस्तु सदैव श्रम प्रधान है जबकि दूसरी वस्तु सदैव पूंजी प्रधान है। और इसमें यह भी मान लिया गया है कि दोनों देशों में वस्तुओं एवं साधनों के बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। चौथी मान्यता है, दोनों देशों में दोनों वस्तुओं की केवल उत्पादन लागत को ध्यान में रखा जाता है, और अन्य शब्दों में वस्तुओं की जो परिवहन लागतों को शून्य माना गया है। ये मतलब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आर निल। दोनों देशों में दोनों वस्तुओं के उत्पादन फलन को समता प्रतिफल के अंतर्गत माना गया है। दोनों देशों में छठा है कि दोनों देशों में प्रत्येक साधन की सभी इकाइयां समरूप हैं, परंतु साधन की उपलब्ध मात्रा भिन्न भिन्न है। फिर सातवां एजम्पशन है कि ये मान लिया गया है कि तुलनात्मक लाभ के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण अपूर्ण रहता है, अर्थात प्रत्येक देश में दोनों वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, यद्यपि उस वस्तु का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है जिसमें प्रचुर एवं सस्ते साधन का उपयोग ज़्यादा हो रहा हो, जो मतलब ज़्यादा अवेलेबल है उस कंट्री में, उसका उपयोग किया जाता है। तो इस मतलब अतिरिक्त मात्रा में उपलब्ध वस्तु का निर्यात करके उस वस्तु का फिर आयात किया जाता है, जो और जिसके उत्पादन के लिए दुर्लभ एवं महंगे साधन की अपेक्षाकृत अधिक आवश्यक हो। तो मतलब जो सस्ते में उत्पादित हो रही है वो तो आयात कर ली जाएगी, और जो थोड़ी सी मुश्किल से उत्पादित हो रही है, जिसमें महंगा लग रहा है, वो इम्पोर्ट कर ली जाएगी। आठवां है कि सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि उत्पादन के साधनों की संख्या अर्थव्यवस्था में उत्पन्न की जाने वाली वस्तुओं की संख्या के समान है। तो मतलब उत्पादन के साधन दो हैं, तो फिर उत्पादन के इनके द्वारा जो वस्तु उत्पादित हो रही है वह भी दो ही हैं। तो ये सिद्धांत की मान्यताएं हैं। फिर नवी मान्यता ये है सिद्धांत की कि प्रत्येक देश में उत्पत्ति के साधन पूर्ण रूप से गतिशील हैं, परंतु दोनों देशों के बीच साधनों की गतिशीलता में अभाव है। 10वां सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि उत्पत्ति कीमतों का निर्धारण पूर्ण रूप से साधन लागतों द्वारा होता है, अर्थात व्यापार में अनेक प्रकार की बाधाएं तथा यातायात लागतें अनुपस्थित होती हैं। दोनों देशों में दोनों वस्तुओं के लिए उत्पादक उपभोक्ताओं का अधिमान एक समान है। फिर 12वां है, इस सिद्धांत में यह माना गया है कि साधनों की सापेक्ष पूर्ति दो देशों में भिन्न भिन्न होनी चाहिए। यह इस सिद्धांत की आवश्यक शर्त है। यह मानते हुए कि दो देश ए तथा बी हैं, उनके पास साधन श्रम एक तथा पूंजी श्रम एल तथा पूंजी के रूप में है, तो इस स्थिति में K/L इन ए विल बी ग्रेटर देन K/L इन बी, तो K/L इन ए विल बी लेस देन ग्रेटर देन K/L इन बी,
ये हम लोग इसको हम आप देख लीजिए, पर हम लोग ये इस के बारे में बाद में फिर से अध्ययन करेंगे कि ये इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है। विल डिस्कस दिस। एंड 13th जो अजम्पशन है वो है कि सिद्धांत में दो देशों में व्यापार प्रारंभ होने की पर्याप्त शर्त यह मानी गई है कि विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त साधनों का अनुपात भिन्न भिन्न होना चाहिए, परंतु एक ही वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त साधनों का अनुपात दोनों देशों में समान होना चाहिए। अर्थात यदि दो देश ए तथा बी हों तथा वे दो वस्तुएं एक्स तथा वाई का उत्पादन करते हों, तो k/l in x in A will be equal to k/l in x in B and k/l in y is equal to k/l in y in B। तो ये भी एक एजम्पशन है। फिर 14वीं एजम्पशन है, प्रत्येक देश में साधनों की मात्रा को स्थिर मान लिया गया है। फिर 15वीं एजम्पशन है कि उत्पादन के एक साधन के संदर्भ में दो संदर्भ में सीमांत उत्पादकता घटती है, परंतु यदि सभी साधनों में अनुपातिक परिवर्तन करें तो पैमाने का समता प्रतिफल नियम लागू होता है। और 16वां है कि यह मान लिया गया है कि उत्पादन के दोनों साधनों को दोनों देशों में पूर्ण रोजगार प्राप्त है। इसमें इस हेक्सर-ओलिन की जो ये मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को हम एक एक करके अलग अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो आवश्यक है। लेकिन एक बहुत सीधी सी बहुत सरल तरीके से मैं इसकी एक बात समझा देती हूँ आप लोगों को कि हेक्सर-ओलिन थ्योरी फैक्टर एंडोमेंट्स के ऊपर बात करती है, फैक्टर अवेलेबिलिटी के ऊपर बात करती है, और बहुत ही सीधी बात कहती है कि अगर भारत में या चाइना में लेबर ज़्यादा है तो इनको लेबर इंटेंसिव एक्टिविटीज़, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए वैसे प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए। और ऐसे प्रोडक्ट्स अगर ये लोग बनाएंगे तो वो प्रोडक्ट्स ये लोग आराम से एक्सपोर्ट कर पाएंगे, उसमें इनको फ़ायदा है। और अगर ये दुर्लभ पाए जाने वाले साधन जैसे कि कैपिटल को यूज़ करके बनाते हैं, मशीनों को यूज़ करके बनाते हैं, तो ये नुकसान में रहेंगे। इसी प्रकार अगर अमेरिका और अन्य किसी देश की बात करते हैं जहाँ पर लेबर कम है लेकिन कैपिटल ज़्यादा है, कैपिटल टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, तो उन लोगों के लिए ये कहा जाता है कि वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल ना करके कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यानी कि जहाँ पर पूंजी गहन तकनीकें इस्तेमाल होती हैं उसका उपयोग करके वो प्रोडक्शन करें, कोई ऐसी वस्तुओं पर प्रोडक्शन करें न्यू टेक्नोलॉजी से, और उनको उसके ही एक्सपोर्ट में फ़ायदा है और वो इंपोर्ट कर लें लेबर इंटेंसिव टेक्निक की वस्तुओं को। तो वैसे होता भी यही है। अगर आप ऑब्ज़र्व करें इंटरनेशनल ट्रेड में अमेरिका है और इंडिया के बीच में अगर आप ट्रेड देखें तो इंडिया से लेबर इंटेंसिव टेक्निक से यूज्ड प्रोडक्शन ही बाहर जाता है। तो और हम अमेरिका से ज़्यादातर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स में जो यूज़ किए हुए प्रोडक्ट्स हैं वही मंगवाते हैं। अब बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। अब इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ पर अभी हम नहीं जा रहे हैं, बाद में हम एक एक करके एजम्पशन को पढ़ेंगे। आज केवल इंट्रोडक्टरी मैंने हेक्सर-ओलिन थ्योरी आपके सामने रखी है, डिटेलिंग हम कल करते हैं। थैंक यू सो मच। और आप लोग क्वेश्चन पेपर्स भी करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।